CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं उर्दू डाइजेस्ट के बानी, मुदीर और सीनियर सहाफ़ी अल्ताफ हसन कुरैशी। उनसे मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अल्ताफ हसन कुरैशी के साथ तहरीक आज़ादी और क़याम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ इनकी यादें ताज़ा की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है। बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? मेरा बचपन गुजरा जिसे हम कहते हैं मशरिक़ी पंजाब, उसका एक ज़िला था हिसार और उसकी एक बड़ी तहसील से सरसा। तो सरसा में मैंने समझिए कि 16-17 साल मेरा उसी शहर में गुजरे। तो वहीं मैंने तालीम हासिल की। वहाँ एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, एक हाई स्कूल था। तो वहाँ तालीम हासिल की हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, कुछ मुसलमान बच्चों के साथ। तो ये मुख्तसर सी कहानी है। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था जब मैं पाकिस्तान आया हिजरत करके। उस दौर में जी तो जो स्कूल में पोजीशन होल्डर्स हुआ करते थे वो तो ज़्यादातर हिंदू होते थे या सिख होते थे, तो आपने कैसे टॉप कर लिया उधर? हाँ, होता तो यही था, लेकिन ये अल्लाह का फजल हुआ कि पाकिस्तान बनने से 4-5 साल पहले हमारे तीन जो थे मुसलमान, बल्कि 4, उन्होंने टॉप किया। हमारे इलाके में एक साहब रहते थे, उनके वालिद साहब भी पटवारी थे, मेरे वालिद भी पटवारी थे। तो उनके बेटे ने टॉप किया गालिबन सन 44 में। और फिर मेरे बड़े भाई ने एजाज हसन कुरैशी ने, उन्होंने 45 में टॉप किया। उसके बाद 47 में मैंने टॉप किया। वाह। तो ये इत्तेफाक की बात है कि 3-4 बरसों में हमें शायद या शूर ज़्यादा पैदा हो गया था या ये एहसास पैदा हो गया था कि भी हमें भी कोई अच्छी पोजीशन हासिल करनी चाहिए। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल तो खैर अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा था। मेरे वालिद साहब भी यानी उनका दीन के साथ बड़ा गहरा लगाव था। मेरी वालिदा मोहतरमा भी, वो भी दीन के साथ, उनका तो घराना दोनों जो थे वो बड़े उलमा जो फ़कीर दरवेश लोग थे। इनके हमारे जो दादा नाना थे दरवेश लोग थे और वो ज़िला मुजफ्फरनगर की एक छोटी सी बस्ती थी, शाहपुर में वो रहते थे। मेरे वालिद साहब मरहूम जो थे, उनको इस बात की बहुत खुशी होती थी कि किसी आलिम दीन को और किसी ऐसे शख्स को जो किसी शोबे में ख़ास कमाल रखता हो, उसकी अच्छी शोहरत हो, वो चाहते थे कि वो मेरे घर पर आकर ख़याल करें। चुनांचे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बाहर से लोग आते थे। बस ये जो मदरसा जिसका मैंने जिक्र किया दारुल क़ुरान, वो हर साल एक बड़ा इज्तिमा करते थे अपने फंड जमा करने के लिए। तो उसमें पूरे पाकिस्तान से बहुत छोटी के उलमा को बुलाते थे ताकि लोग अट्रैक्ट हो, उनके जलसे में आए, अच्छी वो दे। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं, शायद ये बात है सन 44 की या 43 की बात है, कि हमारे शहर में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब आए उसी इदारे की दावत पर। तो वालिद साहब उनको अपने हमारे घर ले आए। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के साथ गुजरे हुए उन 2-3 दिनों की कुछ यादें तो शेयर करें। बहुत ही शफीक इंसान थे, बड़ा इल्म था उनको अल्लाह ताला ने दिया। और उनकी जो तिलावत थी वो तो ऐसी थी कि अगर आप सुन लें तो बहुत अरसे तक आप उस कैफियत से बाहर ही नहीं आ सकते। संजीदा गुफ्तगू भी करते थे, लेकिन ज़्यादा तक उनकी गुफ्तगू में एक मज़ा होता था, एक लतीफ़े का किसी कैफियत वो पैदा करते, यानी बोर नहीं होने देते थे। बड़ी शुस्ता गुफ्तगू, बहुत शुस्ता, लेकिन उसमें एक लताफत और उसमें दराफत, दोनों चीज़ें थी उनके। तो उनके यहाँ एक शगुफ्तगी और एक बुजुर्गी के साथ साथ अपनायत का एहसास, ये उनकी शख्सियत का जो मैंने निचोड़ उस पर महसूस किया वो यही था। आपने डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम के साथ मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उनके साथ जो गुजरे हुए दिन थे उनकी कुछ यादें शेयर करें। कैसे इंसान थे, किस तरह की गुफ्तगू होती थी, कैसी दोस्ती थी? भाई डॉक्टर इसरार जो थे वो तो मेरा भतीजा था ना। हाँ, यानी मेरे फूफाजाद भाई को बेटा था वो। तो इनके जो भाई, इनके जो वालिद थे वो भी इसमें वो लीडर थे डिप्टी कमिश्नर के। हिसार में जो डिप्टी कमिश्नर था उसके वो लीडर थे। तो 2 साल हमने और इसरार ने 5वीं और 6वीं इकट्ठी पढ़ी वहाँ। आपके लड़कपन के दौर में आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ चुकी थी। उस वक्त क्या माहौल था, क्या जज्बा था, क्या वहाँ पे सरगर्मियाँ जारी थीं? हमारा शहर चूँकि पसमानदा इलाका कहलाता था वो, इसलिए वहाँ सरगर्मियाँ भी दूसरे शहरों के मुकाबले में कम थी। और जो थी वो ये थी कि कांग्रेस
बहुत मजबूत थी, बहुत पुरानी जमात थी, उनका बड़ा दायरा था, उनके यहाँ हर यानी मोहल्ले में हर में उनकी अपनी कमेटियाँ बनी हुई थी और ये मतलब वो एक मुनज़्ज़म जमात के तौर पर वो बहुत उनका काम था। जो खाते पीते लोग जो थे वो ज़्यादातर हिंदू थे और वो सब लोग जो थे वो अपनी जमात को सपोर्ट करते थे और उनको अच्छी चंदा देते थे। उसकी वजह से कांग्रेस जो थी उसके कदम वहाँ बहुत जमे हुए थे। अब बाकी जो थी दूसरी जमात जो थी जिसका वह असुल रसूल था महदूद, वो थी जमात इस्लामी। वो इस तरह हुआ कि जमात इस्लामी का मेरे बड़े भाई जो थे हाफिज़ फ़रोग़ हसन, वो मेरे बड़े भाई थे, तो सबसे पहले वो जमात इस्लामी के रुकन बने। तो उसकी वजह से जमात का लिटरेचर हमारे घर आता था। तो पाकिस्तान की जो सारी उस वक्त तहरीक थी वो हम नौजवान चलाते थे और हम 8-10 लड़के जो थे वो मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर, अच्छा वो तरीका क्या था उस वक्त हमारे पास लिटरेचर तो कोई पाकिस्तान पर था ही नहीं कि भी पाकिस्तान क्या है, किस मकसद के लिए बनेगा। गुफ्तगू तो लोग करते थे कि लिटरेचर जिसे कहते हैं ना, कि जिसके ज़रिए से आप लोगों को जहन बनाएं और उनको तैयार करें एक बड़े मकसद के लिए, वो तो कोई था, लिटरेचर तो था ही नहीं। जो लिटरेचर भी था वो मौलाना मौदूदी का था। तो हम उससे पढ़ के हम पाकिस्तान के हक़ में दलाइल तलाश करते थे, अपने भाइयों को भी कायल करते थे। हम अक्सर मस्जिदों में जाकर जुमे की नमाज के बाद 3 काम करते थे। एक तो ये था कि हम शाहनामा इस्लाम जी हफीज़ जालंधरी साहब का, जिसे हम लोग शायद जानते नहीं होंगे, शाहनामा पढ़ते थे। अल्लामा इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा पढ़ते थे और उसके बाद मौलाना ने जो दलाइल दिए हुए थे कि मुस्लिम कौमियत जो है वो कितनी ज़रूरी है मुसलमान की बका के लिए, वो उसके हम कुछ पढ़ के लोगों को सुनाते थे। ये सारा हमारा सरमाया था। आपके वालिद साहब जी शेख अब्दुल गफ़ार साहब की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की तरह सहाफ़त में आए, तो क्या आप उनकी ख्वाहिश के एहतराम में इस शोबे में आए? क्योंकि वालिद साहब मरहूम जो थे वो हमसे बाकायदगी से वो तहज्जुद की दुआ पढ़ते थे। तो जब वो उठते थे तो तहज्जुद की दुआ में बड़ी कुरान की सूरतें पढ़ते थे, फिर वो अशार सुनाते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे। तो उसमें इकबाल के बाद सबसे ज़्यादा जो शेर सुनाते थे वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के सुनाते, बहुत याद थे मुझे। और वो उनके बहुत ही वो बद्दाह थे, उनकी सलाहियत, काबिलियत, उनकी वो जो खिताबत और उनकी खिजावत में जो दम खम था, जो जुर्रत थी, और जिस तरह पूरे हिंदुस्तान को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने हिला दिया था और अंग्रेज़ों का की जो थी हैबत थी उसे कम करने में ज़मींदार का बहुत बड़ा हिस्सा था। तो हमारे वालिद साहब उसी मोहब्बत में, अक़ीदत में हमसे भी कहते कि भी बड़ी बड़ी मेरी ख्वाहिश है तुम में से भी कोई, उनका वालिद भी पटवारी है तो मैं भी पटवारी हूँ, उनका बेटा अगर इतना बड़ा साहबी बन सकता है तो आप में से कोई क्यों नहीं। तो वो इससे अपनी ख्वाहिश का इजहार करते रहते थे। कोई ऐसा वाक़या जो ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ हो? बात तो कहा छोटे छोटे वाक़यात जो है इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। मेरी जब पोस्टिंग लाहौर में थी महकमे नहर में, तो हमारा जो दफ्तर था नहर का, वो ये जो आपकी बिल्डिंग है गलगला बिल्डिंग, उसमें हमारा दफ्तर था। तो मैं उस पर चुमरजी क्वार्टर में रहता था। गुर्बत थी, पहली मुलाजमत हुई थी, ख़ानदान था, अब इसको सेटल होना था। तो मैं रोज़ाना चुमरजी क्वार्टर से और वहाँ तक पैदल जाता था, पैदल जाता था। तो एक दिन वहाँ जब जाता था तो मैं देखता था कि वो सड़क के किनारे जोशी बैठे हुए लोग हाथ दिखा रहे, वो कर रहे, वो किसी को कुछ पता। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि मैं भी अपना हाथ दिखाऊँ। उस दिशा जेब में 4 पेन आने मेरे पास ज़्यादा थे, तो मैंने कहा उस पर 4-8 आने शायद लेते थे। तो मैं भी उसके पास एक जोशी के पास गया, मैं कहा यार मेरा हाथ देखो। अच्छा क्या सवाल, 1 करना चाहते 2? मैंने कहा 1 सवाल। कैसे 4 आने पहले रख दो यार। तो कहे मेरी जेब में जो 4 आने थे वो मैंने इसको दे दी। अच्छा पूछो। मैंने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आया मैं तालीम आगे हासिल कर सकूँगा? उसे कहे मेरा हाथ देखा इधर उधर, पता क्या कुछ करता रहा। फिर कहने लगा, बड़ा मुँह उसके बनाते, कहा कि भी नहीं, तालीम का जो आपका खाना है वो तो बंद हो गया है। जितनी तालीम आपने हासिल की है बस इससे ज़्यादा आप तालीम हासिल नहीं कर सके। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। खैर मैंने उसको पैसे तो पहले दे दिए थे, तो मैंने उससे दुआ सलाम करके अपने दिल में उसी वक्त यह अहद किया कि जो कुछ नजूम ने पेशोलगी की है मैं इसके ख़िलाफ़ साबित करके दिखाऊँगा कि मैं आला तालीम हासिल कर सकता हूँ। तो वो जो था वो वाक़या उसने मुझे इतना
यानी उस वक्त तो बड़ी मायूसी हुई, लेकिन उसने मुझे इतनी कुव्वत अता की, चुनाचे उसके बाद मैं मुसलसल इल्म के हसूल में लगा रहा। पाकिस्तान बनाना क्यों ज़रूरी हो गया था? लेकिन पाकिस्तान आने से पहले भी मैं एक आध बात करना चाहता हूँ। वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे तलबा थे, हिंदू तलबा, गैर मुस्लिम तलबा और उनके वालिदैन, उनका हमारे साथ रवैया क्या था। हम 10 साल इकट्ठे रहे ना, यानी मैं पहली जमात से, बल्कि बचपन से, मेरी पैदाइश ही गालिबन, उसमें तो कुछ और लिखी हुई है, लेकिन जो कागजात है उसमें मेरी 3 मार्च 1932 है। तो मतलब 3 मार्च 1932 से मैं 2 नवंबर सन 47 तक मैं सरसे में रहा। वही मेरी परवरिश हुई, वही मैंने तालीम हासिल की और 10 साल स्कूलों में इकट्ठा पढ़ा। लेकिन इस तमाम 10 बरसों में जो हिंदू तलबा और उनके वालिदैन का जो हमारे साथ तर्ज़ बन रहा, वो ऐसा था कि मैं उसकी तस्वीर खींच नहीं सकता। यानी अगर पाकिस्तान न बनता तो मेरी हैसियत ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे खाक रोब की होती जो गलियों में, सड़कों पर झाड़ू फैला होता। कोई मुस्तकबिल नहीं था, कोई आगे बढ़ने की कोई रास्ता ही नहीं था, सब जगह पर वो काबिज थे। और फिर इसके अलावा उनका तर्ज़ अमल ये था, यानी अब शुरू ही में से, यानी तकसीम हमारी इतनी ज़्यादा थी दोनों में, हिंदुओं में और मुसलमानों में, पानी भी इकट्ठा नहीं पी सकते। यानी मुसलमान पानी और था, हिंदू पानी और था। मुसलमान पानी की आवाज़ कहीं और से लगती थी, मुस्लिम पानी की आवाज़ कहीं और। रेलवे स्टेशन पर जाते थे तो एक मुस्लिम पानी की आवाज़ दे रहा है, एक हिंदू पानी की आवाज़ दे रहा है। तो इससे यानी पानी तक जो था, पानी जो इतना पाक साफ चीज़ जगह होती है, चीज़ पीने वाली होती है, वो भी हम, अच्छा बर्तन में तो हम पी नहीं सकते थे। यानी हाँ, अगर हम वहाँ स्कूल में हैं और स्कूल में हमारा मुस्लिम पानी जहाँ से मिलता है वो ख़त्म हो गया है जी, और हम किसी हिंदू से कहते हैं हमें पानी पिला दो, तो कहते हैं अच्छा, वो हमें कहते हैं अच्छा ओक बनाओ, तो फिर हम पहले ओक बनाते थे और वो ऊपर से वो पानी डालते ताकि कोई हाथ जो है कहीं टच ना हो जाए। वो समझते थे कि अगर इनके हाथ कहीं टच हो गया तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, ये नापाक हो जाएंगे। यानी ये नक्शा था मुसलमानों के बारे में हिंदुओं का। ये कैफियत थी कि हम उनके लिए नापाक लोग थे, हम उनके कपड़ों को नहीं छू सकते थे, उनको हाथ को नहीं छू सकते थे, कोई खाना इकट्ठा नहीं खा सकते थे, एक के लिए उसमें एक गिलास में पानी नहीं पी सकते। ये था हमारा सारा जो मुझे याद है। और फिर जो नफरत का था, और फिर जो था कि मुसलमान को हर जगह पर पीछे रखना है, उसको आगे नहीं जाने देना, तालीम में भी हर्ज हो जाए, उसको माशी तौर पर भी नुकसान पहुँचे, उनका अगर कोई अच्छा मनसूबा बना रहे हैं तो उस पर खलल डाल दे, ये सारी उनकी कोशिश रही। आप जब पाकिस्तान हिजरत के लिए आ रहे थे जी, तो क्या आप पर भी कोई हमले हुए? जी नहीं, हम पर तो हमले नहीं हुए, लेकिन वाक़या एक ऐसा पेश आया जिससे सूरत हाल की संगीनी का बहुत अंदाज़ा हुआ। हमारा जो इलाका था जिसमें हम रहते थे, ज़्यादा मुसलमान, उसको महाजिर कैंप करार दे दिया। हमारे बहुत से लोग जो थे वो काफ़िलों में की सूरत में पाकिस्तान रवाना होते गए, गाड़ियों में उसमें बैठ कर या पैदल चल कर। तो खैर हमने ये फैसला किया कि हम ट्रेन के जरिए जाएंगे। तो जब स्टेशन पहुँचे तो जो गाड़ी आई, उस गाड़ी के आधे डिब्बे जो थे बंद थे। अच्छा, वो जो गाड़ी थी जिसके आधे डिब्बे जो थे बंद थे, उसकी वजह ये थी कि ये गाड़ी दिल्ली से आ रही थी और इसमें वो सरकारी मुलाज़मीन जिन्होंने पाकिस्तान आने की ऑप्शन दी थी, उसमें सवार होकर वो पाकिस्तान आ रहे थे। तो रास्ते में उन सबको ज़िबा कर दिया गया और उनको डिब्बे जो थे उसमें बंद कर, ज़िबा करके डिब्बे बंद कर दिए। बाकी खून के जो थे वो टपक रहे थे, हमने खून को गिरते में देखा वहाँ। तो खबर ये थी कि जो ट्रेनें आ रही हैं, स्पेशल ट्रेनें जो आ रही है दिल्ली से या और इलाकों से आ रही है, तो ये सिख जो है, वो पटियाला रियासत थी, उसका जो बहराना था, उसने ये प्रोग्राम बनाया था कि मशरक़ी पंजाब से मुसलमानों का बिल्कुल सफाया कर देंगे। चुनांचे उसने अपनी रियासत के अंदर भी बड़ा कत्लेआम किया और रियासत के बाहर भी उसने जत्थे तैयार किए हुए थे। जैसे ये मैंने आपको बताया गाड़ी किसी जगह आती थी, वीराने में उसको चलाते थे और उसके बाद ये जत्थे जो थे पहले से वहाँ मौजूद होते थे और ये उन लोगों का कत्लेआम करके चले जाते थे।
हमारे तो चारों तरफ वो खून की और आग, खून की नदियाँ बह रही थी और आग के अलाव पक रहे थे। हमारी औरतें अगवा की जा रही थी, बच्चों को नेज़ों पर लटकाया जा रहा था। उर्दू डाइजेस्ट शुरू करने का ख्याल कैसे आया? चुनांचे हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक लाहौर मुस्लिम कॉलेज के नाम से एक ट्यूशन सेंटर हमने कायम किया सबलाबाद। तो हमारे पास मुलाकात के लिए डॉक्टर साहब, बड़े भाई से मुलाकात के लिए ज़फ़रुल्लाह साहब तशरीफ़ लाए। मलिक लिखते हैं अपने साथ, मलिक ज़फ़रुल्लाह। ये तस्लीम में के साथ मेरे बड़े भाई ने, जो MA इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे थे, तो उसी ज़माने में उन्होंने तस्लीम में भी काम किया था। तो चुनांचे ये ज़फ़रुल्लाह साहब जो थे, ये हमसे मिलने के लिए, और जो हमारा इदारा था उसमें तशरीफ़ लाए। तो वो आए तो उन्होंने कहा मैं एक मंसूबा आपके पास लेकर आया हूँ और मैं समझता हूँ कि वो बहुत कामयाब रहेगा अगर हम उसे चला सकें। फिर उन्होंने बताया ये कि भी मेरे जहन में ये बात आई है कि रीडर्स डाइजेस्ट की तर्ज पर उर्दू में उर्दू डाइजेस्ट निकाला जाए। उसका पैटर्न बिल्कुल वही हो, साइज़ वही हो, और उसका जो स्टाइल है कि वो बहुत आसान ज़बान में और तलखीस करके वो मज़ामिन पेश करता है, और जिसमें बोरियत नहीं होती, दिलचस्पी होती है और ताज़ा तरीन मालूमात होती है, और जो मज़ामिन छपते हैं वो बड़ी तहकीक के बाद छपते हैं। तो हमें वही पैटर्न सामने रखकर उर्दू डाइजेस्ट निकालना चाहिए। अच्छा, अब यूँ हुआ ये कि उस वक्त मसला ये था, एक तो अय्यूब खां का ज़माना था, एक तो डिक्लेरेशन लेना तकरीबन नामुमकिन था, और फिर ये बात थी कि वहाँ ये पाबंदी थी कि हर पर्चे में, हर इदारे में एक मदीर मसूल होना चाहिए। मदीर मसूल ये है कि जो ज़िम्मेदार हो और जो कुछ पर्चे में छपा हो उसका वो ज़िम्मेदार हो और उससे सवाल किया जाए। तो अब ये था कि अब हम जो 3 लाख थे ना, मेरे बड़े भाई थे, ज़फ़रुल्लाह साहब थे, एक मैं था। अब ज़फ़रुल्लाह साहब, हमने बड़ी मुश्किल से एक डिक्लेरेशन का लेने का इंतज़ाम किया। अब सवाल ये कि वो डिक्लेरेशन किसके नाम मुंतकिल किया जाए। अब ज़फ़रुल्लाह खां के नाम तो इसलिए नहीं हो सकते थे कि वो जमात इस्लामी में थे और उनका पर्चा जो था वो बंद हो चुका था। एजाज साहब को इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, उनको लीडरशिप की मुलाजमत मिल गई थी। अब मैं वाहिद रह गया था जो कहीं मुलाजिम भी नहीं था और आज़ाद था, और मेरी जो तालीम वालीम भी थी, अच्छी थी, MA पॉलिटिकल साइंस था। चुनांचे फैसला ये हुआ कि वो डिक्लेरेशन जो है मेरे नाम लिया जाए। आपको दिए गए एक इंटरव्यू की वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को वजारत ख़ारजा से हाथ धोना पड़े थे, वो क्या वाक़या था? वाक़या ये था कि दरअसल हम जो अय्यूब खां की जो आमरीत थी उसके हम खिलाफ थे। उर्दू डाइजेस्ट में खुला तो लिख नहीं सकते थे क्योंकि बड़ी पाबंदियाँ थी। अय्यूब खां के मुकाबले में भुट्टो के लिए एक लाइकिंग पैदा हुई इस ख्याल से कि वही एक शख्स ऐसा है जो अय्यूब खां को रिप्लेस कर सकता है। यानी उस वक्त की जो मेरी सोच थी वो ये थी कि अय्यूब खां को अगर कोई रिप्लेस कर सकता है तो भुट्टो कर सकता है। तो मैंने सोचा कि उनका एक इंटरव्यू लिया जाए। ख्याल ये था कि उनको अय्यूब खां के मुकाबले में प्रोजेक्ट किया जाए ताकि ये एक शख्सियत मौजूद है जो उसको रिप्लेस कर सकती। उसके बाद फिर मैं उनसे मिलने चला गया रावलपिंडी, और मुझे भी उसी फ्लाइट में जगह मिल गई जिसमें भुट्टो साहब जा रहे। फिर वहाँ बैठे के बाद फिर ये तो बाकी इंटरव्यू शुरू हुआ। तो उसमें और बहुत सी बातें हुई। तो चूँकि मेरे जहन में था ना कि इसको उसके सामने लाना है, तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि जी ये जो है हिंदुस्तान जो है वो तो हम पर बालादस्ती कायम करना चाहता है, तो आप उनके साथ ताल्लुकात कैसा कायम रखना चाहते हैं? उन्होंने कहा ये क्या बदमाश भारत है, हम इसको क्या समझते हैं, हम इसको कोई बालादस्ती जो है उसको हम नहीं कायम होने देंगे। फिर उन्होंने कहा और ये जो हिंदू है, ये जो हिंदू मत है, इसकी ये तारीख़ है कि जो कोई मज़हब आया हिंदुस्तान में आया उसको उन्होंने अपने अंदर जज्ब कर लिया। बुत मत आया, जेल मत आया, इसी तरह से इस्लाम को भी जज्ब करना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम निदाले जंग में उतरेंगे और उसकी ईद से ईद बजा देंगे। और मैं तो चाहता था कि वही बात कहे है ना, तो वो कह गए। खैर मैंने उसी लबो लेने में जो इंटरव्यू छपा उसी लबो लेने में
मैंने वो उनके ख्यालात। तो वो होता ये था कि वो अखबारात वाले मुझसे कहते थे कि यार जब ये आपके इंटरव्यू आए तो हमें ज़रा, जब अखबार जो रिसाला आपका मार्केट में आए तो उससे एक रोज़ पहले हमें दे दिया करें आप। अच्छा, पाकिस्तान टाइम ने ये किया, पत्नी जोश में किया या क्या हुआ, वो जो भी ऐसा था उसमें हमने एक कड़ी इस तरह मिलाई थी कि उसके लिए काटना बड़ा मुश्किल था। उसने जब 8 सुर्खी कालमी लगाई फ्रंट पेज पर। अभी ये गैर मामूली वाक़या था, मेरे ख्याल में सहाफ़त की तारीख़ में मैंने तो ऐसा वाक़या नहीं देखा। अच्छा, वो हुआ ये कि भुट्टो साहब यहाँ लाहौर आए हुए थे, तो उन्हें पहली तारीख को फोकल फ्लाइट होती थी उस ज़माने में, जो सुबह 6 बजे चलती थी और 7 बजे वहाँ पहुँचती थी पिंडी। हम भी उसी में सफ़र करते थे। तो उस फोकल फ्लाइट से भुट्टो साहब इस पिंडी के लिए रवाना हुए। उन्होंने बाद में बताया, अभी ये फ़्लाइट थी में थे तो उन्हें वहाँ से ऐवान सदर से मैसेज आया कि आप फ़ौरन ऐवान सदर पहुँच जाएँ, तो सदर साहब आपसे फ़ौरी तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं। 8 बजे अमूमन मेरा घर और दफ्तर करीब करीब ही था, तो मैं अमूमन 8 बजे दफ्तर आ जाता था, सबसे पहले मैं ही आता था। तो मुझे लगा जैसे फूल की घंटी बज रही है मुसलसल। तो मैंने खैर दरवाज़ा खुला मत उठा, मैं अंदर गया और मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाया तो वो किसी की आवाज़ आई कि आप कौन बात कर रहे हैं। मैंने बताया मैं एडिटर बात कर रहा हूँ जर्नलिस्ट का, अल्ताफ़ हसन कुरैशी बेकर जी का। कहते मैं ऐवान सदर से बात कर रहा हूँ, तो वज़ीर ख़ारजा आपसे बात करना चाहते। तो वज़ीर ख़ारजा साहब जो थे वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा अभी तुमने क्या किया। मैंने कहा क्या किया कि जो मैंने तुमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी वो भी तुमने ऑफ द रिकॉर्ड छाप। मैंने कहा आपने कौन सी ऑफ द रिकॉर्ड, आपने तो कुछ मुझे बताया नहीं था कि अपनी बात के नहीं वो तुमने वो जो छापा है ये छापा है। मैंने कही तो आपने बात कही थी, खुलकर कही थी 2 दफ़ा की कि नहीं वो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड कही थी। तो अयूब खान तो बहुत नाराज़ है, वो तो आपका पर्चा बंद करना चाहते हैं, आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैं उनको समझा रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें, वो बोले वो अच्छा पर्चा है वो लोग, लेकिन वो बहुत सख्त हुआ है। तो आप फौरी तौर पर इस हिस्से की तरदीद जो है वो शाया करवाएं। तो मैंने कहा भुट्टो साहब बात ये कि एक तो जो कुछ मैंने छापा है वो वही छापा है जो आपने ऑन द रिकॉर्ड कहा है। दूसरी बात यह है कि मैं इसकी तरदीद जो छाप सकता हूँ, अगर छाप सकता हूँ तो वो मैं अगले छुपाने भी छाप सकता हूँ। कोई दूसरा अखबार मेरी तरदीद क्यों शाया करेगा। हाँ। तो उसके लिए तो आपको 1 महीना इंतजार करना पड़ेगा। तो ये इसलिए मुझे ये बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि वो टेलीफोन की जो था वो कनेक्शन टूट गया। खैर मैंने इंतजार किया कुछ देर, लेकिन वो उसका कनेक्शन जो था बाहर नहीं हुआ। इतने में कोई 10 मिनट के बाद एक साहब आए मेरे पास, आए कहेंगे कि मैं अल्लामा अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब का अर्दली हूँ, उन्होंने मुझे आपकी तरफ भेजा है कि भुट्टो साहब आपसे मेरे नंबर पर बात करना चाहते हैं, इसलिए आप जो है सिद्दीकी साहब के पास चले ताकि आप वहाँ से बात होती। मैं कहा ठीक है, सिद्दीकी साहब हमारे उस्ताद थे। मैं कहा चलो खुशकिस्मती मेरी कि उनसे मुलाकात भी हो जाएगी घर पर। खैर मैं भी चलने ही लगा था, तो मैंने कहा चल मैं चेक कर लूँ टेलीफोन को। तो टेलीफोन चेक किया तो उसमें करंट आ गया था। तो मैंने कहा यार ये करंट आ गया है तो बजाय इसके कि मैं तुम्हारे पास जाऊँ तुम्हें परेशान करूँ, मैं यही बुक करवा लूँगा, कार यही बात कर लूँगा। उसने कहा ठीक है, अगर आपको दोबारा मसला पैदा हो जाए तो फिर आप हमारी तरफ आ जाइए। खैर वो चला गया, मैंने कॉल बुक करवाई। तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो कॉल मिल गई। तो भुट्टो साहब फिर लाइन पर थे। तो अब भुट्टो साहब का लहजा जो था बड़ा धीमा था, पहले की तरह से बड़ा। कहने के भैया वो तो देखिए अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो भुट्टो अयूब खान साहब आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूँ तो तरदीद भेज दो ताकि तुम उससे बच जाओ। अब तुम कह रहे हो कि तरदीद में नहीं भेज सकता, तो देख लो अभी तुम्हारी मर्ज़ी है। तो बहरहाल मैं तो अब काबिले से बाहर आ गया हूँ। अयूब खान ने मुझे काबिले से निकाल दिया है आपके इंटरव्यू की वजह से। मैंने कहा फिर अगर ऐसा है तो फिर आइंदा के लीडर आप हो गए। चाय, पकौड़ों और सैंडविच से तवाज़ो की। अल्ताफ़ हसन कुरैशी के बेटे और पड़पोते से भी गपशप हुई। क्या सीखते हैं आप फिर इनसे? बहुत इनकी मोहब्बत शफ़क़त है, इनका लोगों के साथ बहुत हुस्न अखलाक बहुत अच्छा है, अपने दोस्तों के साथ, अपने भतीजों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। हमने भी यही चीज़ सीखी है
कि आजी और मोहब्बत से पेश आना है, अखलाक से पेश आना है, हर एक के काम आना है। ये तो बड़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ गुजारी है अल्ताफ़ साहब ने, और आज तक इस एज में भी काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी याददाश्त है। इनके तो असूल भी बहुत सख्त होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इनकी बड़ी अपने मामलात में बहुत लचक है। कभी हमने नहीं बहरल, मुझे तो आज तक नहीं हुआ, हालात कितने भी ख़राब हुए हों तो हमेशा नहीं हमें हौसला ही दिया। कभी इनके पेशानी पे बल नहीं हमने देखा कि यार ये तुमने कामरान कर दिया, वो कर दिया, आपने ये क्या कर दिया। आज तक नहीं हमने इनसे सुना। मेरी वालदा की डेथ हो गई थी 70 में, तो आज तक उनकी मुझे कमी महसूस नहीं होती। इतने शफीक बाप। हाँ, तो यही मेरी वालदा है और यही मेरे वालदा। कितने खुश नसीब हैं अल्ताफ़ साहब कि आपको इतनी फरमा बरदार औलाद अल्लाह पाक ने अता फरमाई, फिर औलाद की आगे औलाद। जी, अल्लाह का शुक्र है, उसका बहुत ज़्यादा है। जितना शुक्र अदा किया जाए कब है। हमारा देखिए अब ये परपोता उस्मान जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करता है। ये उस्मान आप कौन सी क्लास में है? ग्रेड 1। ये बहना का क्या नाम है? एक ना हनीन फातिमा। अच्छा, आपको तंग करती हैं? नहीं तंग करती, खेलती है। अच्छा, दादा अबू के साथ ज्यादा दोस्ती है या दादाजी के साथ ज्यादा दोस्ती है? दादा बू। और दादाजी? दादाजी के कमरे के अंदर थोड़ा थोड़ा आती ना, हाँ। दादाजी के टैब के अंदर इस तरह करती है, यानी टैप हाँ। करती है। ठीक है, और आप भी करते हो? मैं तो गेम लोड कर कर खेलता हूँ। हाँ, और दादाजी के कमरे में भी जाते हो आप? जाता हूँ। दादाजी डांटते भी हैं आपको? दादाजी तो नहीं डांटते, दादा अबू डांटते हैं। दादा को थोड़ा थोड़ा डांटते हैं, ले ज्यादा खेलते हैं। आपको सैर करवाने के लिए कौन लेके जाता है? वो मेरे बाबा। बाबा? दादाजी नहीं लेके जाते? दादाजी तो बड़े ओल्ड है। अच्छा, बड़े होके क्या बनेंगे आप? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनेंगे? ओहो, फिर कहाँ जाएंगे आप? स्पेस में। स्पेस में जाएंगे? एक्सप्लोर करूँगा मैं यार। सिस्टम। कमरान साहब, सहाफ़ती तरबियत में कितना हाथ है अल्ताफ़ साहब का? सहाफ़ती तो मेरी असल में मेरा तो ये नहीं है, लाइन ही नहीं। इनका जो है पोज़ा, मेरा जो बेटा ही कान वो कर रहा है इनका सारा काम। मैं तो वह नेचर प्रोफेशनली तो इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल LDA में जॉब करता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा तो सहाफ़ती जो जिम्मेदारी हैं इनकी, अब जो भी वो काम इनका आगे वो कर रहा है उसको कंपाइल जो मेरा बेटा है ईकान हसन कुरैशी, अभी कुछ बुक्स उसने की भी हैं, वो कर रहा है ज़्यादा। तो मेरे अंदर तो जरासीम नहीं है सहाफ़ती कोई भी। घर में वाक़े दफ्तर में ज़ेरे तबाकुतब और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। अल्ताफ़ हसन कुरैशी ने पाकिस्तान की 75 साला सियासत के दिलचस्प वाक़यात सुनाए। आपने सर अयूब खान का दौरे हुकूमत भी देखा। उस दौर में मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़ा था। उस इलेक्शन में बहुत कीचड़ भी उछाला गया, उन्हें गद्दार भी करार दिया गया। आप क्या कहते हैं उस बारे में? मतलब बेहुदा बात के बारे में अब क्या मैं कह सकता हूँ। यानी उस सारा अमल ही इतना बेहुदा और अखलाक से गिरा हुआ था कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना क़ायद आज़म की बहन और क़ायद आज़म वो जिसकी शब रोज़ मेहनत से, दयानत से, सलाहियत और काबिलियत से ये पाकिस्तान वजूद में आया, जिसकी वजह से आप कमांडर इन चीफ बने, तो कुछ शर्म व हया होनी चाहिए, कुछ पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो उससे तो अयूब खान की शख्सियत की जो गिरावट है और जहन का जो तनज़्ज़ुल है और उसका पूरा पता चलता है। अयूब खान के दौर को तरक्की की दिहाई भी कहा जाता है, क्या वाकई ऐसा था? नहीं, तरक्की तो मतलब ये है कि उनको उनके अहद में यानी माशी तरक्की तो यकीनन हुई और जो वो तरक्की की शरह थी वो भी बहुत बुलंद रही। असल में उनको मगरिबी ममालिक की इमदाद हासिल थी, उनका ताबुल हासिल था और वो भी उनकी मकासद के लिए इस मुल्क में और काम करते रहे। इस वजह से एक तरह से खुशहाली का दौर तो आया है पहले के मुकाबले में। क्या वाकई मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया था और किसने कहा? तो उस फजा में तो ये बातें कही जा रही थी और खुद अयूब खान की ज़बानी भी ये बातें हम सुनते रहते थे। आपने जनरल ज़ियाउल हक का आमराना दौरे हुकूमत भी देखा। उस दौर को आप किस नज़र से देखते हैं और जो जुनेजो साहब की हुकूमत थी वो क्यों बरतरफ की गई थी? ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू ही में मैंने उनका इंटरव्यू लिया, 5 घंटे का वो इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू के बाद फिर मैंने लिखा, उसमें वो नाराज़ हो गए
और मेरी गिरफ्तारी रात के 2 बजे अमल में आ गई। तो मैं उनके हद में गिरफ्तार रहा, 7-8 महीने जेल में रहा। और तो सब उनका वो रुख भी देखा जिसमें वो हमारे साथ बड़ी मोहब्बत से, शफ़क़त से मिलते थे। देखिए जी, बात ये है कि फ़ौजी आमिर जो है वो कितना ही अच्छा हो, तो बात जो चीज़ें तो उसके अंदर मौजूद होती है, इनहेरेंट है। जब आप फ़ौजी इक़्तिदार में जब आते हैं तो बात चीज़ें तो इनहेरेंट है कि वो उन चीज़ों से वो गुरेज नहीं कर सकेंगे। के बावजूद कि जनरल ज़िया के ज़माने में मैं कैदो बंद में रहा और हमारी उनसे बहुत से मामलात पर इख्तिलाफ भी रहे, लेकिन मैं इस बात की शहादत देना चाहता हूँ कि कम अज़ कम हमारी हद तक हमने उनसे जब कभी बात की, उन्होंने जब कभी बुलाया मशवरे के लिए, जब कभी हमने उनको फ़ोन किया, तो मैंने तो कम अज़ कम और दोस्तों ने भी उनसे हमेशा खरी बातें की। और उन्होंने जिस तहम्मुल से हमारी बातें सुनी, मैं नहीं बता सकता कि वो सिफत किसी सियासी लीडर में मौजूद। 90 की दहाई में पाकिस्तान की बहुत ही मुहतरम शख्सियत हकीम सईद का कत्ल हो गया। उसके पीछे क्या साजिश थी, कौन लोग थे, क्या वजूहात थी? मैं कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता कि वो मेरे ख्याल में कमीशन भी बैठा था, उसने कोई सिफारिशात भी दी थी। आम तासुर तो यही था कि वो MQM ने ये काम किया है। हो सकता है कि ये और कोई और मामला भी हो। हकीम सईद साहब से बहुत मुलाकातें रही हैं और वो तो हर महीने वो तो एक यहाँ शाम हमदर्द लाहौर हर जगह करते, 5 से जगह करते थे। लाहौर की शाम हमदर्द में वो अमूमन आते थे और उनसे हमारी तफसीली मुलाकात होती है। उसके अलावा भी जब कभी वो आते थे, उसके अलावा भी हमें खाने वाले पे बुला लेते थे। मुझे जो महसूस हुआ उस वक्त वो ये था कि वो बहुत तल्ख होते जा रहे थे पूरे निज़ाम के बारे में। और वो बता रहे थे कि मैं ऐसी चीज़, क्योंकि वो गवर्नर भी रहते थे सिंध के, तो कहते कि मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं और मेरे सीने में ऐसे राज हैं कि जिससे वो फटा जा रहा है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली, यानी ये उसके बारे में वो बहुत बार और उनके हाथ जो तलखी थी वो बढ़ती जा रही थी। और मुझे ये महसूस होता था, मैं कुछ कह तो नहीं सकता, मुझे महसूस होता था कि जैसे वो किसी बहुत बड़े जहनी अजियत से गुजर रहे हैं और उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मालूम है जो हम लोगों को मालूम नहीं है। वो बताना भी मसलत के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो हो सकता है MQM के अलावा भी और ताकतें उनके कत्ल में शरीक हो। हकीम सईद साहब ने और डॉक्टर इसरार मरहूम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ पेशीन गोइयाँ की थी, वो क्या थी? लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, दोनों की किताबें मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने ये पेशेनगोई की थी इमरान खान को एक ख़ास मकसद के लिए इक़्तिदार में लाया जाएगा और उससे कुछ ऐसे काम करवाए जाएंगे जिससे हनूद और यहूद को फ़ायदा पहुँचेगा। मुझे बताया जाता है। तो मैंने एक दिन उनके लोगों से पूछा भी, अब वो किताब कहीं मिलती नहीं है, मैंने तलाश करने की कोशिश की। तो मैंने उनके लोगों से पूछा जो उनके करीब थे कि भाई क्या बात है इस किताब के बारे में और वो किताब कहाँ है। उन्होंने कहा वो किताब तो दस्तयाब नहीं। मैं क्या उनकी बेटी के पास होगी? कहते नहीं, उनके पास भी नहीं है। तो मैंने कहा क्या उन्होंने लिखा क्या था? उन्होंने कहा जो कुछ लिखा था उसके बारे में लोगों ने उसकी गलत तशरीह की है। उन्होंने तो उस अहद की तमाम जो सियासी लीडरशिप थी उसके बारे में बात की थी और उसमें इमरान खान के बारे में भी अपने कुछ तासुरात बताए थे। अब जो उस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने कोई पेशेनगोई की थी या उनको यहूदियों का और हिंदुओं का कोई एजेंट करार दिया था, उस किताब में इस तरह दर्ज नहीं है। ये उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने मुझे बताया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को क्यों कत्ल किया गया और इसके पीछे कौन? कहानी तो यही है ना कि भी वो जो थे इंतहा पसंद, जो मजहबी जो इंतहा पसंद थे, वो उनसे खुश नहीं थे और वो समझते थे कि उसके ऐद में एक ऐसा निज़ाम आ जाएगा जो इस्लाम से दूर होगा और सोशलिज्म के करीब होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर ने कोई ऐसी बात तो नहीं कही थी, कोई एम्फेसिस भी नहीं बदला था। निस्बतन एक समझदार और मामला फहम खातून थी जो मेरा उनके बारे में 1-2 मुलाकात से तासुर कायम हुआ। पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों परवान नहीं चढ़ सकी? सीधा सा जवाब ये है कि हमारी सियासी जमातों ने जमहूरियत पर अपनी बुनियाद नहीं रखी और शख्सी सारी खानदानों पर जमातें बनी है एक आध को छोड़कर, तो इसलिए वो जमहूरियत फिर कैसे पलटती है। अल्ताफ़ हसन कुरैशी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। उर्दू डाइजेस्ट में काम सीख कर जाने वाले आज बड़े बड़े अखबारात के मालिक हैं, जैसे
मुजीबुर रहमान शामी साहब, ज़िया शाहिद मरहूम, तो इन लोगों को आज जब आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? फ़ख्र महसूस करते हैं? खुशी होती भी हमारे साथ जिन्होंने काम किया उनको अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा। उनकी अपनी मेहनत से, काबिलियत से वो बहुत आगे बढ़े और पाकिस्तान के मामलात में उसका मदखल बहुत अच्छा बहुत हो गया। सितारा इम्तियाज़ के अलावा और कौन कौन से एजाज़ और अवार्ड्स अपने नाम कर चुके? सितारा इम्तियाज़ भी मुझे मिला ना। जी माशा। जी हाँ, बाकी उससे पहले सितारा इम्तियाज़ तो ज़िया के ज़माने में मिला था, फिर ये इस ज़माने में मिल गया है। बाकी और हमारी जो CPNE है, PS की जो तंजीमें हैं, उनकी तरफ से मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तंजीमें भी हमें इज़्ज़त देती है और हुकूमत ने भी हमारा काम को का कुछ एतराफ़ किया है। 2019 में आप पर एक किताब अल्ताफ़ सहाफ़त शाया हुई, क्या वो आपकी सारी ज़िंदगी का निचोड़ है? मतलब ये काफ़ी चीज़ें उसके अंदर आ गई हैं। हल्के फुल्के सवाल करते हैं। अच्छा भी है। खाने में क्या पसंद है? जो अल्लाह ताला दे दे उसे फिर खुशी से खा लेता हूँ। कभी खुद भी कुकिंग की? नहीं कभी नहीं की, मुझे तो कुछ आता ही नहीं ना इस मामले में बिल्कुल। आपके ख्याल में मोहब्बत क्या है? लेकिन मैं तो इस समय तो खलूस का और चाहत का एक सच्चा इजहार है। शादी पसंद से की या घर वालों की मर्जी से? घर वालों के से कीजिए। म्यूजिक पसंद करते हैं? हाँ, गजले बजले तो सुनना पसंद करता हूँ अगर वक्त मिल जाए। फुर्सत के लम्हात में क्या करते? फुर्सत के लम्हात मिलते ही नहीं। सहाफ़ी ना होते तो क्या होता? मैं तो कह रहा थी मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं उस्ताद बनता। सहाफ़त में अपना रोल मॉडल किसको जानते हैं? जिन्होंने हक के साथ दिया और उसके लिए कुर्बानियाँ दी। पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? पहली मुलाजमत तो उसी महकमे अनहार में हुई थी। सिग्नलर जो था मैं भर्ती हुआ था और गालिबन 74 रुपये माहाना हमारी तनख्वाह थी, वो हमने अपनी वालदों को दी। पैसा मेहनत से मिलता है या किस्मत से? दोनों ही बातें शामिल है। कोई हसरत या ख्वाहिश जो अभी भी बाकी है जो पूरी ना हुई हो? बस ख्वाहिश तो यही है कि अल्लाह ताला जो जिंदगी बाकी है वो किसी बड़े मकसद के काम आए। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में अगर बयान करें? लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे सब्र और शुक्र की बहुत तलकीन की थी, वो गालिबन मेरे अंदर कुछ थोड़ा बहुत उसका असर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा। पर कुछ मिला आपको नहीं मिला? बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शुक्रिया आपका। थैंक यू।